एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आप। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस डिस्कस होंगे। लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चंस डिस्कस हुए थे। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा थे, इसलिए इनको नेक्स्ट वीडियो में मतलब इस वीडियो में भी शामिल किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल वो क्वेश्चन लगे होंगे और आपके कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर भी हो गए होंगे अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन से। आज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के रेस्ट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। और उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज चैनल की ग्रोथ के लिए और आपके कॉमर्स कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ना भी जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमाउंट माल की बिक्री के खिलाफ प्राप्त या प्राप्य राशि क्या है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स इज। देखिए, आपको जो गुड्स बेचने से जो पैसा मिल रहा है या सर्विस को सेल करने से पैसा मिल रहा है, उसे आप रेवेन्यू रिसीट कहेंगे, कैपिटल रिसीट कहेंगे, या कभी रेवेन्यू कह सकते हैं और कभी कैपिटल, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा आपका बी। उसको रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, तो उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट कहेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट होती है वह रिसीट जो आपके माल या गुड्स को बनाने से पैसा मिला है, और यही यहाँ पूछा था कि आपको मिला है या मिलेगा। सेल करने से गुड्स की जो पैसा मिलेगा उसको आप क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। कैपिटल रिसीट क्या होती है? जब आप कोई मशीन बेचते हैं या आपको कोई सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता है, आपको शेयर इशू कर रहे हैं आप सिक्योरिटी प्रीमियम पर, वहां से आपको रिसीट होती है, उसको आप कैपिटल रिसीट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज अ कैटेगराइज। देखिए, ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो आपको कई साल तक बेनिफिट देते हैं, उन एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं? देखिए, जो कई साल तक एक्सपेंसेस बेनिफिट देते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं। जो एक साल तक एक अकाउंटिंग साइकिल में ही बेनिफिट देते हैं, उन एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं रेवेन्यू। लेकिन यहाँ कह रहा रेवेन्यू वो वाले रेवेन्यू जो कई कई साल तक आपको बेनिफिट देंगे, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आपने 15 लाख रुपए का कराया और ये बेनिफिट देगा कई कई साल तक, तो ये रेवेन्यू नेचर का तो है, लेकिन ये कई साल तक बेनिफिट दे रहा है, तो इस तरह के रेवेन्यू नेचर के खर्चों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का उपक्षेत्र नहीं है? आपको लेखांकन का उपक्षेत्र बताना है, बुक कीपिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, यहाँ पर उपक्षेत्र की बात है कि अकाउंटिंग की और कौन कौन सी आप यहाँ पर और कितनी तरह की अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के प्रकार। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका बुक कीपिंग नहीं होता। बुक कीपिंग तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक हिस्सा है, तो ये एक अलग से उपक्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का लेन देन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा नहीं है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल ऑफ अमाउंट 50,000। आपने गुड्स खरीदा है 50,000 रुपए का, क्यों खरीदा है? क्योंकि आपको उसको रीसेल करना है, दोबारा से बेचना है, तो ये तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। उसके बाद कह रहा पेड सैलरी एंड वेजेज अमाउंटेड 10,000। आपने 10,000 रुपए की सैलरी या वेजेज पेड की है, ये भी बिजनेस का आपका ट्रांजैक्शन होगा। पेड रेंट और ऑफिस प्रीमिसेस 5,000। आपने 5,000 या 10,000 किसके लिए पेड किए हैं? ये पेड किए हैं आपने ऑफिस रेंट, ये भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। परचेज की है एलईडी टेलीविजन फॉर पर्सनल यूज। आपने बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए आपने इसको क्या किया है? परचेज किया है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेखांकन का कौन सा लाभ है? Which one of the advantages of accounting? Replacement of memory, so of the present value of business. Accounting does not record price level change.
अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। देखिए, ये भी क्या है, लिमिटेशन में आता है और ये भी लिमिटेशन में आता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए आपकी सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये भी क्या है इसका, ये इसका उद्देश्य है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है, लाभ की बात हो रही है, तो लाभ क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरणों का आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है। आंतरिक उपयोगकर्ता कौन सा नहीं है, एम्प्लॉय। देखिए, एम्प्लॉय होता तो है बिजनेस के अंदर ही, लेकिन ये अकाउंट को डीपली चेक नहीं कर सकता। डायरेक्टर भी चेक कर सकता है, मैनेजर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय को इतना अधिकार नहीं होता कि वो कभी भी जाए और डिटेल अकाउंट को चेक कर ले। तो ये है तो बिजनेस के अंदर ही, लेकिन ये इंटरनल यूजर नहीं होता। जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उनको ये यूज नहीं कर सकता है डीपली। निर्मित माल की लागत, निर्मित माल की लागत किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। यहाँ पर आपको बताना है निर्मित माल की लागत किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैन्युफैक्चरिंग डिटरमाइंड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताती है, कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है, मैनेजमेंट अकाउंट बताती है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग बताती है। तो कॉस्ट बताती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बताती है कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है और कॉस्ट को किस तरह से उसकी कॉस्ट निर्धारित करनी है जो आपने माल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए तो वो क्या होगी, आपकी रिलायबिलिटी होगी, रिलेवेंस होगी, अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी, कंपेरेबिलिटी होगी, या ट्रू फेयर, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। तो सही जो होगा आपका सी होगा, क्योंकि इसमें ये सभी इंक्लूड हो रहे हैं, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी qualitative characteristics of accounting information, reliability, understandability, comparability और materiality। देखिए, materiality कोई अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, माप की सामान्य इकाई रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग बढ़ावा देता है। यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉमन फॉर्मेट रिपोर्टेड प्रमोट्स। तो अगर आप कॉमन यूनिट यूज कर रहे हैं मेजरमेंट की, तो ये किस चीज को बढ़ावा देता है अकाउंटिंग में, तो ये देता है कंपेयरबिलिटी को, इससे आसानी से कंपेयर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, लेखांकन सूचनाओं की कौन सी गुणात्मक विशेषता लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने पर परिलक्षित होती है। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। तो सही क्या होगा, अगर आप क्लियरली प्रेजेंट कर रहे हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो वो क्या होंगी, वो आसानी से समझ में आ सकती है। अगर समझ में आ रही हैं तो उनको बोलेंगे अंडरस्टैंडेबिलिटी, उसकी उस विशेषता को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की विशेषता को क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, लेखांकन की प्रक्रिया के साथ शुरू होती है और के साथ खत्म होती है। लेखांकन की प्रक्रिया पूछ रहे हैं, अकाउंटिंग की प्रक्रिया आपको बताना है। अकाउंटिंग अगर शुरू करते हैं तो अकाउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, आइडेंटिफिकेशन से शुरू करते हैं, उसके बाद मेजरिंग करते हैं, देन रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद चलते हुए लास्ट में कहाँ पहुँचती है, लास्ट में पहुँचते हैं आपकी कम्युनिकेशन तक। कम्युनिकेशन आप देख लीजिए कहाँ पर आ रहा है, ए में ही आ रहा है लास्ट, और आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर शुरू में ही आ रहा है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। यहाँ आइडेंटिफिकेशन से शुरू होती है और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन के यहाँ पूरी हो जाती है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अकाउंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लेखांकन द्वारा निर्मित माल की लागत, तो लागत ट्रायल बैलेंस से पता चलती है, जर्नल से, लेजर से, वाउचर से। कौन बताएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ट्रायल बैलेंस बताएगा, जर्नल बताएगा, लेजर बताएगा या वाउचर। क्वेश्चन ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, आर द बेसिक रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज द बुक ऑफ अकाउंट। देखिए, बेसिस रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के आधार पर लेखा पुस्तकों में वित्तीय लेन देनों का दर्ज करने का आधार है। इसके आधार पर आप जर्नल बनाते हैं। देखिए, जर्नल बनाने से पहले आप क्या तैयार करते हैं, वाउचर तैयार करते हैं। और वाउचर कौन से होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर बनाने के बाद जब आप ये, और सपोर्टिंग वाउचर कौन से होते हैं, सपोर्टिंग वाउचर होते हैं आपके जो ट्रांजैक्शन करने के समय करते हैं, ट्रांजैक्शन होने के समय
होते हैं। जैसे अगर आप किसी को उधार माल बेच रहे हैं तो आप इनवॉइस बनाते हैं, तो इनवॉइस क्या है? सपोर्टिंग वाउचर। अब इसका जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो एक अकाउंटिंग वाउचर बनेगा, और उस अकाउंटिंग वाउचर से बनता है आपका जर्नल। जर्नल से लेजर बनता है, लेजर ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से तब आपके फाइनल अकाउंट्स तैयार होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? वाउचर सही ऑप्शन होगा, क्योंकि वाउचर की हेल्प से क्या करते हो आप? रिकॉर्डिंग करते हो जर्नल में। नेक्स्ट देखते हैं। नेम द एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच फर्म परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपको वह बताना है जिससे आप फर्म उधार माल खरीदती है और वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है, और वो भी क्या है? एक्सटर्नल यूजर। डेटर्स होगा, ओनर होगा, सप्लाई और गुड्स होगा, या सभी होंगे? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचनाओं का बाहरी उपयोगकर्ता नहीं है? देखिए क्रेडिटर, डेटर्स। देखिए क्रेडिटर्स भी बाहर होता है बिजनेस से, डेटर्स भी बाहर होते हैं, कर्मचारी एंड वर्कर्स ये भी बाहर होते हैं। ये देख लिए, अब यहाँ कंफ्यूज मत हो ना। एम्प्लॉय मैंने अभी बताया था ना, एम्प्लॉय को भी एक्सटर्नल में शामिल करते हैं, इंटरनल में नहीं। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये बिजनेस के अंदर काम तो करता है, लेकिन इसको इतना अधिकार नहीं होता एम्प्लॉय को कि ये कभी भी जाकर बिजनेस के अकाउंट चेक करे। उसके बाद आता है आपका ओनर। ओनर ओनर बिजनेस का क्या होता है? इंटरनल यूजर होता है। ये एक्सटर्नल में नहीं आता। तो इंटरनल यूजर कौन होगा यहाँ पर? ये होगा आपका ओनर। नेक्स्ट देखते हैं। स्टॉक इज वैल्यूड एट। अगर आपको स्टॉक स्टॉक वैल्यूड होता है, कैसे होता है? कॉस्ट या नेट रिलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो भी कम हो उस पे, या कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू जो भी ज्यादा होती है उस पर, या कॉस्ट पर, या नेट रिलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू पर। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेट रिलाइजेबल वैल्यू, या या आपकी कॉस्ट, दोनों में से जो भी कम होगा उस पर आप कॉस्ट कॉस्ट को स्टॉक को वैल्यूड करते हैं। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है, इनमें से कोई नहीं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऐसी लाइबिलिटी जो आपको एक अकाउंटिंग साइकिल में, अगर एक साल का अकाउंटिंग साइकिल के, तो कह सकते हैं कि एक साल में जिसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जिसको पेड कर सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसको हम एक साल से ज़्यादा या एक अकाउंटिंग साइकिल से ज़्यादा में इसको पेड करेंगे, इसका पेमेंट करेंगे, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ऐसी होगी जिसका होना या ना होना किसी घटना पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका कोर्ट में केस चल रहा है, तो पता नहीं आप केस हारेंगे या जीतेंगे। अगर हार जाते हैं तो लाइबिलिटी बनेगी, अन्यथा आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी। और वो भी कितने की होगी ये भी नहीं पता होता। तो ये ऐसी लाइबिलिटी है जिसका होना या ना होना किसी घटना पर डिपेंड करता है, और इसका अमाउंट भी पता नहीं होता कि कितना देना होता है। तो ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होगी या नन ऑफ द अबव। आपसे पूछा था बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? अगर आपके बैंक में 10,000 रुपये जमा थे करंट अकाउंट में, और आपने क्या किया है? करंट अकाउंट से 10,500 रुपये का चेक भर के दे दिया है, और बैंक उसको 500 रुपये फालतू भी दे देगा, तो ये जो 500 फालतू रुपए हैं, ये क्या होंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। द नेचर ऑफ कैपिटल इज। पूंजी की प्रकृति क्या होती है? देखिए पूछ रहे हैं, एसेट होती है, लाइबिलिटी होती है, इनकम होती है, या एक्सपेंसेस होता है। देखिए आपको ये बिजनेस की, ये जो आप अकाउंटिंग करते हैं, ये किसकी साइड से करते हैं? बिजनेस की साइड से करते हैं, बिजनेसमैन की नहीं। बिजनेसमैन तो अलग खड़ा है, इसकी तरफ से नहीं करना है। आपको किसकी तरफ से करना है? बिजनेस की तरफ से करना है। बिजनेस की तरफ देखेंगे आप, तो इस बिजनेसमैन ने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दी। ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया है, ये क्या है? ये कैपिटल कहलाती है। और ये जो बिजनेस है, इस बेचारे बिजनेस को तो ये पैसा वापस करना पड़ेगा ना। बिजनेस किसको वापस करेगा? इसी को वापस करेगा जिसने, ओनर ने लगाया। ये कौन है? ओनर है। और बिजनेस तो बेचारा इसमें क्या करेगा? और ऐड करके देगा। 1 लाख रुपए तो इसने लगाए, प्लस इसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको ऐड करके वापस करेगा किसको? ओनर को। इसका मतलब बिजनेस इसको क्या मानता है? कैपिटल को हमेशा अपनी लाइबिलिटी ही मानता है कि मेरे ऊपर कर्जा है। बिजनेस इसको लाइबिलिटी मानता है। तो क्या बोलेंगे इसको बिजनेस की तरफ से? क्योंकि हम तो अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, तो हम इसको बोलेंगे लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, कैपिटल या पूंजी। नेक्स्ट देखते हैं।
ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। तो ट्रेड डिस्काउंट जो अलाउड किया जाता है वो क्यों अलाउड किया जाता है, कह रहे हैं इन द शो सेपरेटली इन द बुक ऑफ अकाउंट, इसको अकाउंट में अलग से दिखाया जाता है ट्रेड डिस्काउंट को, पहली बात। या इज नॉट शो इन द सेपरेटली इन द बुक ऑफ अकाउंट, इसको बुक ऑफ अकाउंट में सेपरेटली नहीं दिखाते हैं। या कैन बी शो इधर सेपरेट और डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज कॉस्ट, कह रहे हैं या तो इसको सेपरेट दिखा सकते हैं या परचेज कॉस्ट में से इसको कम कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, इज नॉट शो सेपरेटली इन द बुक ऑफ अकाउंट। मान लेते हैं आप 1,000 रुपए की कोई शर्ट लेने जाते हैं और आप शॉपकीपर से कहते हैं भाई कितने की, उसने कहा 1,000 की। आपने कहा नहीं आप महंगी दे रहे हो, उसने कहा ठीक है मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ 10% का। वो 10% का आपको डिस्काउंट देकर कहता है कि ये आपको मिल जाएगी 900 रुपये में, आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो उसने 100 रुपये दिया है ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। अब अगर आप 900 रुपये की शर्ट लेकर आते हैं घर पर, तो घर पर इसको कितने की बताएंगे कि 1,000 की दी है, उसने 100 कम किए हैं, यूँ कहेंगे कितने की शर्ट है, 900 की। आप कितने की कहेंगे, 900 की। तो इसी तरह से अगर अकाउंट की बात करें, बिजनेस की बात करें, बिजनेस में कोई आप सामान ला रहे हैं 1,000 का और उस पे उसने ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया है 10%, 100 रुपये का, तो कितने की खरीद कर लाए उस गुड्स को आप, 900 रुपये का। तो ये 900 रुपये जो है आप इसी को तो रिकॉर्ड करोगे कि हाँ भाई कितने का गुड्स आया, 900 का। तो ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्डेड नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग अकाउंट में नहीं करते हैं। ठीक है, जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं। अगर जनरल एंट्री भी बनाएंगे तो आप बनाएंगे सीधे परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश, और कितने से बनाएंगे, 900 रुपये से बनाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट की कुछ नहीं बनाते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है। आपको बताना है कि वित्तीय बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा नहीं है। परचेज की है आपने एसेट ऑन क्रेडिट, उधार परचेज की है एसेट, ये तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ। परचेज एसेट की है नगद, तो ये भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ। विड्रॉल ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से प्रोप्राइटर ने पैसा निकाल लिया। ठीक है, बिजनेस से पैसा निकाल लिया, ये भी क्या होगा, ये भी वित्तीय प्रकृति का होगा। वित्तीय मतलब जिसको आप पैसे में मान मान सकते हैं, मोनेटरी वैल्यू में, तो इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन लास्ट है स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय ने हड़ताल कर दी है, कर्मचारी ने हड़ताल कर दी है, तो क्या आप इसको मेजर कर सकते हैं कि हड़ताल कितने की है, क्या इसको आप रिकॉर्डिंग करेंगे, इसमें डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, क्रेडिट कितने अमाउंट से करेंगे, कुछ नहीं पता। इसका मतलब स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक फिनेंशियल प्रकृति का, फिनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। देखिए इसका बिजनेस पर असर तो पड़ेगा, इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन इसको हम पैसे में मेजर नहीं कर सकते, अमाउंट को अमाउंट में इसको मेजर नहीं कर सकते, रुपीज में इसको मेजर नहीं कर सकते। इसलिए इसको क्या कहेंगे कि ये जो है ये ट्रांजैक्शन फिनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। अब यहाँ पर देखिए वीडियो पूरी होती है, लेकिन जाने से पहले एक बात सुनिए, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है और क्वेश्चन आपके सामने मैं बता देता हूँ। आपको बताना है जो कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट और रिबेट, कैश डिस्काउंट और रिबेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताएं। रिकॉर्डिंग किसकी होती है, कैश की रिकॉर्डिंग होती है, कैश डिस्काउंट की या रिबेट की, या दोनों की होती है, कमेंट में वेट करूंगा, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे, जो भी सही आंसर देगा मैं उसी का नाम फिर आगे वीडियो में अनाउंस करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप और कुछ बदलाव चाहते हैं वीडियो में या किसी स्पेशल टॉपिक पर करा ही रहे हैं, पूरी अकाउंटिंग होगी यहाँ, जितने भी बिजनेस से क्वेश्चंस आते हैं बिजनेस से भी क्वेश्चंस होंगे, और टोटल अकाउंटिंग चाहे वो आपकी 11th 12th की स्टैंडर्ड की हो या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की,
टोटली यहाँ पर वो डिस्कस होने वाली है। लेकिन अगर आपको कोई और भी टॉपिक समझना है तो ज़रूरी नहीं है आप इसी को देखें, हमारे चैनल पर आपकी यूपी के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, और आरपीएससी राजस्थान की सेपरेट क्लास अलग चल रही हैं, और एच टेट की क्लास अलग चल रही हैं। ठीक है, और आपकी एच टेट के साथ साथ आपकी बीपीएससी जो आप देख रहे हैं इसकी क्लास अलग चल रही है, जो स्पेशल क्लासेस हैं। तो आप अगर टॉपिक कोई अलग क्लास में भी आपको पसंद है तो आप अलग में, जैसे कि बात करें आरपीएससी में पोस्ट अकाउंटिंग हम शुरू कर रहे हैं कल से, तो पोस्ट अकाउंटिंग भी आप उसमें देख सकते हैं, वो आपका भी काम आएगा, और वहाँ पर भी पोस्ट अकाउंटिंग डिटेल से बताया भी गया है क्या होता है, और उसके क्वेश्चन भी समझाए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।